एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बर्नौलीज थ्योरम के बारे में। तो बर्नौलीज ने एक इक्वेशन दी थी जो कि हमें रिलेशन देती है बिटवीन प्रेशर, स्पीड एंड हाइट एट दैट पॉइंट। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम कंसिडर करते हैं आइडियल फ्लूइड। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? प्रिंसिपल पे बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इन सब चीजों को यूज करके चलिए स्टार्ट करते हैं बर्नौली थ्योरम। तो बर्नौली में सबसे पहले हमारे पास हमने एक आइडियल फ्लूइड कंसिडर किया जो कि एक ट्यूब में से फ्लो कर रहा है। रेफरेंस लेवल से एक पोजीशन ली एट हाइट h1, सेकंड पोजीशन ली है हमने हाइट h2 पे। अब मान लो इनिशियल पोजीशन हमारे पास जो फ्लूइड है उसकी पहले a थी। इन टाइम डेल्टा t वो क्रॉस कर गया हमारे पास a से a'। प्रेशर लगा फ्लूइड पे, प्रेशर लगने से वो A से A' पे चला गया। सिमिलरली अगर यहां थोड़ा सा शिफ्ट होगा तो हमारे पास ऊपर वाले लेवल पे भी थोड़ा सा शिफ्टिंग होगी। ये लेवल हमने अपनी मर्जी से कंसिडर किया B पॉइंट पे हाइट h2 पे कि अगर यहां थोड़ा डेल्टा टाइम में A से A' पे आया, सिमिलरली डेल्टा t टाइम में ये यहाँ पे B से B' पे मूव कर जाएगा। अब हमें पता है अगर एरिया डिफर करता है तो स्पीड, वेलोसिटी डिफर करती है यूजिंग इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी जो है फ्लूइड की वो v1 है। सिमिलरली यहाँ पे हमने वेलोसिटी ले ली फ्लूइड की v2। अब अगर हमें लेंथ या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्लूइड कैलकुलेट करना है तो हम सिंपली लिख सकते हैं स्पीड इनटू टाइम। तो हमारे पास अगर हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है फ्लूइड ने कितना ट्रेवल किया, वो कितना आ जाएगा v1 डेल्टा t। सिमिलरली हमारे पास अगर फ्लूइड B से B' पे गया इन टाइम डेल्टा t तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट की, कितना डिस्टेंस कवर किया, कितनी लेंथ यूज हुई, v2 डेल्टा t। तो सेम वे में हमारे पास यहाँ और यहाँ हमने दोनों पोजीशंस पे इनिशियल पोजीशन है A, प्रेशर लगा A से A', B से B'। अब हमारे पास बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग ये बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। हमने किया था वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे पास क्या बोलती है? फोर्सेस वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जितनी भी फोर्सेस है उनका वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास मेन इक्वेशन हो गई। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है कि फोर्सेस हैं कितनी जो एक्ट कर रही हैं। तो सबसे पहले अगर हम फोर्सेस की बात करें, फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। हमने हाइट जो रेफरेंस लेवल से उसकी जो हाइट ली है वो h1 ली है। इस पोजीशन पे हमने बोला मान लो प्रेशर P1 था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और वेलोसिटी जिस स्पीड से फ्लूइड मूव कर रहा है वो v1 है। सिमिलरली जब हमने B पोजीशन हाइट h2 पे कंसिडर की, वहां पे हमारे पास जब ये B से B' गया, प्रेशर बन गया P2, एरिया हमने ले लिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड हमने ले ली v2। यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस A से A' जाते टाइम हमने कैलकुलेट किया कितना आया, v1 डेल्टा t। सिमिलरली जब फ्लूइड B से B' जाएगा तो कितनी लेंथ यूज हुई, v2 डेल्टा t। लेंथ इज वेलोसिटी और स्पीड इनटू टाइम। तो हमने लिया स्पीड v1 डेल्टा t, स्पीड v2 डेल्टा t। कि टाइम डेल्टा t था जब ये फ्लूइड यहां से यहां गया, मतलब पहले इनिशियल पोजीशन थी ये, शिफ्ट होके वो यहां पे चला गया। इनिशियल पोजीशन थी A से B, फिर उसके बाद अगर A वाला A' गया तो B वाला B' चला गया, तो फाइनल पोजीशन आ गई A' B'। इनिशियल पोजीशन क्या है? इनिशियल पोजीशन हमारे पास यहाँ पे है A B, फाइनल आ जाएगी A' B'। क्या हम A B को ऐसे लिख सकते हैं? A, बीच में रास्ते में A' पॉइंट भी तो आता है, तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। इनिशियल पोजीशन को हम मेंशन कर देंगे A' B, फाइनल पोजीशन को हम मेंशन करेंगे A', बीच में आएगा B, तो A' B और साथ में B'। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलती है? ये हमें रिलेशन देती है प्रेशर, स्पीड और हाइट के बीच में एट एनी पॉइंट अबव द रेफरेंस लेवल। तो रेफरेंस लेवल हमने कंसिडर किया, उसके ऊपर हाइट h1 ले ली, B पोजीशन पे हाइट h2 ले ली। प्रेशर
P1, area of cross section A1, speed V1. Similarly, pressure P2, area of cross section A2, speed V2. अब ये P1 और P2 हमारे पास दो पोजीशंस पे प्रेशर आ गया। अब कितनी फोर्सेस मेरा यहाँ पे जो लिक्विड है वो एक्सपीरियंस कर रहा है? तो फोर्स नंबर 1, एक तो फ्लूइड खुद प्रेशर लगाएगा, ये वाले पार्टिकल्स इसको फोर्स करेंगे कि आगे चल। जो आगे जाने वाला वो बोल रहा है नहीं मैं आगे नहीं जाने वाला हूं, वो पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है, वो रेजिस्ट कर रहा है जो फोर्स ए पोजीशन से लग के आ रही है। मतलब हम बॉल्स डाल रहे हैं, अगर यहाँ पे एक बॉल है, हम पूरी ट्यूब को बॉल से फिल कर देते हैं, तो हम जैसे ही एक बॉल को प्रेस करेंगे आगे वाली बॉल आगे गिरेगी जाके। तो हमने बोला जो ये वाली बॉल है वो प्रेशर लगा रही है आगे जाने के लिए, बट जो ऊपर बॉल है वो क्या कर रही है, वो रेजिस्ट कर रही है, नहीं मुझे नहीं गिरना, टॉप पोजीशन पे रहना है, मुझे नहीं गिरना। तो जो बॉल फोर्स लगा रही है, इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है फ्लूइड पे, उसकी डायरेक्शन हमारे पास ये आ गई। सिमिलरली यहाँ पे जो फोर्स लगेगी उसकी वजह से जो प्रेशर होगा इस तरफ, तो मींस दोनों की जो डायरेक्शंस आई फोर्सेस की, एक फोर्स इस तरफ एक्ट कर रही है, दूसरी फोर्स इस तरफ एक्ट कर रही है। कौन लगा रहा है? ये फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स एक दूसरे पे लगा रहे हैं। तो यहाँ वाले पार्टिकल्स ए से ए डैश आए तो बी वाले ने बी डैश पे जाना है, बट बी वाला रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि मैं तुम्हारी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करूंगा। तो मींस अगर ये इसको फोर्स लगा रहा है, ये भी इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बट कुछ टाइम के लिए ये रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है। रेजिस्ट कर रहा है मींस उसकी जो डायरेक्शन हो गई फोर्स की, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास प्रेशर कितना आएगा? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स हो गई इस डायरेक्शन में P1 A1, डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली। सिमिलरली जो ये वाले पार्टिकल्स हैं वो मना कर रहे हैं, नहीं मुझे नहीं आगे जाना, मुझे आगे फॉल नहीं करना, तो वो रेजिस्ट कर रहे हैं पीछे वालों की फोर्स को। तो जब ये रेजिस्ट कर रहे हैं, इनकी डायरेक्शन हो गई ऑपोजिट, तो हमारे पास यहाँ कितनी फोर्स लगेगी? F2 विल बी इक्वल टू P2 इंटू A2। तो ये कौन सी फोर्स है? ये फोर्स है जो फ्लूइड लगा रहा है। कितनी तरह की फोर्सेस? सबसे पहले हमारे पास प्रेशर बाय द फ्लूइड, जो फ्लूइड एक दूसरे पे फोर्स प्रेशर लगाएंगे, वो फोर्स हो गई। सेकेंडली ग्रेविटी, वेट लगेगा, जो वेट है फ्लूइड का उसकी वजह से भी फोर्स लगेगी। थर्ड हमारे पास लगने वाली है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन मींस कॉन्टैक्ट फोर्स, जो ये हमारे पास ग्लास है, ट्यूब है, वो ट्यूब फोर्स लगा रही है वॉल के साथ। तो मतलब हमारे पास जो कंटैक्ट फोर्स लग रही है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है बाय द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, वो हमारे पास किस तरफ लगेगी? नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अगर इस किसी पॉइंट पे हम निकालना चाहें, वो कहाँ लगेगी? अपवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, फ्लूइड मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो जब एंगल 90 होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। तो जो नॉर्मल रिएक्शन है उसकी वजह से हमारे पास जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। तो तीन तरह के वर्क डन बाय द प्रेशर, वर्क डन बाय द वेट, थर्ड वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन तो 0 हो गया, बची दो फोर्सेस, एक फ्लूइड का प्रेशर, सेकेंडली वेट ऑफ द लिक्विड या जो ग्रेविटी फोर्स लगाएगी। जब हमारे पास हम ये दोनों फोर्सेस निकाल लेंगे, इन दोनों का सम विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय द फ्लूइड प्लस वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल और ग्रेविटी वर्क डन बाय द वेट, वो हमारे पास किसके इक्वल होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो सबसे पहले निकाल लेंगे वर्क डन बाय द फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड ने कितना लगाया? वर्क डन बाय द फ्लूइड प्रेशर मींस ए से पहले बी थी इनिशियल पोजीशन, फाइनल हो गई ए डैश से बी डैश। हमने बोला हम लिख सकते हैं ए बी को ए डैश, रास्ते में ए डैश भी तो एक पॉइंट आ रहा है, तो ए डैश बी। सिमिलरली ए डैश बी डैश को ए डैश बी डैश। तो ये दो हमने इनिशियल और फाइनल पोजीशंस बताई। तो सबसे पहले जो प्रेशर लग रहा है वो कहाँ लग रहा है? प्रेशर हमारे पास यहाँ पे है, प्रेशर हमारे पास यहाँ पे है, ये वाला प्रेशर इस तरफ, ये वाला प्रेशर इस तरफ। तो वर्क डन हमारे पास कितना होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या लेंथ
जितनी उन्होंने ट्यूब में पानी ने या लिक्विड ने हमारा डिस्टेंस कवर किया, क्या हम फोर्स को लिख सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया? तो P इंटू ए इंटू लेंथ, लेंथ को अभी हमने लिखना सीखा V1 डेल्टा टी। तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास वर्क डन बाय द फ्लूइड, टाइम डेल्टा टी में A से A डैश गया था, टाइम डेल्टा टी में B से B डैश गया था। तो कितना डिस्टेंस कवर किया था V1 डेल्टा टी, यहाँ कितना डिस्टेंस कवर किया V2 डेल्टा टी। तो दोनों का वर्क डन कितना होगा? तो यहाँ पे वर्क डन फर्स्ट पोजीशन पे, वर्क डन सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो यहाँ आ गया प्रेशर PAV डेल्टा टी, तो P1 A1 V1 डेल्टा टी, सिमिलरली P2 A2 V2 डेल्टा टी, बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट। अगर इधर हमारा इस डायरेक्शन में प्रेशर है, तो इस तरफ इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो प्रेशर ये इस तरफ को लगा रहा है, फोर्स इस तरफ को लगा रहे हैं पार्टिकल्स, ये बेचारा रेजिस्ट ही कर सकता है और तो कुछ नहीं कर सकता। रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है बट फेल कर जाएगा। तो मीन्स हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ले ली, तो ये वाली डायरेक्शन हमारे पास क्या हो गई, नेगेटिव। अब हमारे पास हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। हमने किया था इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी किस पे बेस्ड थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे, कि जितना मास टाइम डेल्टा टी में एंटर करेगा उतना मास टाइम डेल्टा टी में लीव करेगा। तो अमाउंट ऑफ मास जो था एंटरिंग इनटू द ट्यूब इन टाइम डेल्टा टी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मास लीविंग द ट्यूब इन टाइम डेल्टा टी। तो अगर हम मास निकालें पहले एंटरिंग वाला, तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। हमें पता है डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। स्मॉल मास एंटर कर रहा है तो हम ले लेते हैं डेल्टा एम, स्मॉल टाइम लिया डेल्टा टी, तो डेल्टा एम कितना आ गया, रो इंटू वी, रो डेंसिटी। अब फिर से वॉल्यूम को कैसे लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ। तो यहां पे हम लिख सकते हैं A V1 डेल्टा टी। तो हमारे पास अगर हम फर्स्ट पोजीशन पे लेंगे तो कितना आ जाएगा, रो A1 V1 डेल्टा टी। हमने क्या किया, वॉल्यूम को लिखा एरिया इंटू लेंथ, एरिया A, लेंथ हमने निकाली V1 डेल्टा टी। तो हमने यहाँ पे बोला कि जो मास डेल्टा टी टाइम में A से A डैश गया, सिमिलरली मास डेल्टा टी टाइम में सेम जाएगा B से B डैश। तो अगर हम दोनों का लिख लें तो हमारे पास कितना आ गया, तो हमने लिखा डेल्टा एम इज रो A1 V1 डेल्टा टी, सिमिलरली डेल्टा एम इज रो A2 V2 डेल्टा टी। अब हमारे पास यहाँ इक्वेशन में आया है A1 V1 डेल्टा टी, तो क्या हम वैल्यू लिख सकते हैं A1 V1 डेल्टा टी की कितनी, डेल्टा एम अपॉन रो, डेल्टा एम अपॉन रो। सिमिलरली हम लिख सकते हैं A2 V2 डेल्टा टी की डेल्टा एम अपॉन रो। तो रह गया P1 डेल्टा एम अपॉन रो माइनस P2 डेल्टा एम अपॉन रो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा एम अपॉन रो P2 माइनस P1। अब यहां पे बेटा हमारे पास ये आ गया वर्क डन, किसकी वजह से हुआ है ये वर्क डन, फ्लूइड प्रेशर की वजह से। सेकेंड फोर्स हमारे पास किसकी वजह से है, वेट या ग्रेविटी की वजह से। तो हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी पावर में, वर्क एनर्जी पावर में हमने प्रूव किया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी है, वो कंजर्वेटिव है इन नेचर। वहां पे हमारे पास एक रिलेशन आया कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव वर्क डन। तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। तो क्या मैं लिख सकती हूँ, ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो डेल्टा U इज माइनस WG, वर्क डन बाय द ग्रेविटी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, नेगेटिव ऑफ चेंज वर्क डन बाय द ग्रेविटी। अब हमें निकालना है वर्क डन बाय द ग्रेविटी, तो हम सिंपली ये माइनस साइन इधर यूज कर सकते हैं। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी या वेट हमें कैलकुलेट करना है, वो किसके इक्वल आया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आया। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मींस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अभी हमने किया, इनिशियल पोजीशन क्या थी, A डैश B, फाइनल पोजीशन क्या थी, A डैश B, B डैश। तो वर्क डन विल बी वर्क डन बाय
वर्क डन बाय, हमारे पास यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट द फाइनल पोजीशन, फाइनल कितनी है ए डैश बी डैश माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इनिशियल पोजीशन, तो यूएफ माइनस यूआई हो जाएगा। तो हमने लिखा वर्क डन बाय द वेट और ग्रेविटी इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव साइन आ गया। यूजिंग दिस रिलेशन वर्क एनर्जी पावर में किया था कि हमारे पास जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती थी, which depends upon only on the initial and final position, not on the path followed। वहां हमने प्रूव की थी ये सब चीजें, तो वहां पे हमारे पास del u इज माइनस नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, तो हम लिखेंगे वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स और ग्रेविटी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आया, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल में अब हम पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे फाइनल पोजीशन की ए डैश बी डैश, सिमिलरली इनिशियल पोजीशन की ए डैश बी। क्या हम इनको स्प्लिट कर सकते हैं, जब हम स्प्लिट करेंगे हम लेंगे पहले ए डैश बी की, पहले ए डैश बी की, फिर ले लो सेकंड पेयर बच रहा है बी डैश, तो पहले पोटेंशियल एनर्जी ए डैश बी की, फिर पोटेंशियल एनर्जी बी से बी डैश की। सिमिलरली बीच में माइनस पोटेंशियल एनर्जी ए से ए डैश की, तो ए से ए डैश की माइनस पोटेंशियल एनर्जी सेकंड पेयर बन रहा है अब ए डैश से बी, तो पोटेंशियल एनर्जी ए डैश से बी की। अब ये दोनों तो सेम हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम ए डैश टू बी, वो हमारे पास ये वाला पोर्शन क्या हो गया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं काम की। अब रह गई पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम बी टू बी डैश और ए टू ए डैश, तो बी टू बी डैश हम लिख सकते हैं हाइट कितनी है h2, कितनी होती है पोटेंशियल एनर्जी mgh2, तो यहां हो जाएगी हमारे पास, हमने मास लिया है जो यहां से यहां मास फ्लो करेगा इन टाइम डेल्टा टी, वो है डेल्टा m, तो डेल्टा m g हम लिख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा m g a से a डैश h1 माइनस b से b डैश डेल्टा m g h2। अब क्योंकि बाहर भी तो एक माइनस साइन है, बाहर भी तो एक माइनस साइन है, तो ये बन जाएगा h1 माइनस h2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन बाय द ग्रेविटी। थर्ड, हमने दो फोर्सेस निकाल ली, वर्क डन बाय द फ्लूइड प्रेशर, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सेम करेंगे काइनेटिक एनर्जी के लिए भी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई हमारे पास, पहले लेंगे ए डैश बी डैश, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फाइनल पोजीशन माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इनिशियल पोजीशन, सेम पेयर्स करेंगे, पहले ए डैश से बी, फिर बी से बी डैश, फिर ए से ए डैश, फिर आ जाएगी ए डैश से बी, ये आ गई ए डैश से बी। अब यहाँ पे कौन सी सेम है, कैंसिल हो गई, मींस इस पोर्शन का कोई रोल नहीं है, इस पोर्शन का हमारे पास, इस पोर्शन की जो हम वैल्यूज हैं वो यूज नहीं कर रहे हैं, हमारे पास हम कौन सा यूज कर रहे हैं, जो मास फ्लो किया इन टाइम डेल्टा टी, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुई और ये डिस्प्लेसमेंट हुई, तो हमारे पास कितना रह गया, हाफ mv स्क्वायर, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी, तो बी डैश की फाइनल पोजीशन की हमने ली है v2, तो हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर, तो ये हमारे पास है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, किसके इक्वल, हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। अब हमने जो तीन इक्वेशंस, पहली तो हमारे पास मेन जो कि है वर्क एनर्जी थ्योरम, फिर हमने निकाला फ्लूइड की वर्क डन, फ्लूइड प्रेशर का वर्क डन, फिर हमने निकाला ग्रेविटी का वर्क डन विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इन तीनों को पुट कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, जैसे ही पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास यहाँ पे डेल्टा एम थ्रू आउट कॉमन आ जाएगा और ये क्या हो गया, कैंसिल, बचा P1 बाय रो प्लस हमारे पास अगर हम वन वाली टर्म्स एक तरफ कर ले तो P1 बाय रो प्लस GH1 प्लस हम यहां से लेके आएंगे हाफ mv1 स्क्वायर में से हाफ v1 स्क्वायर, तो ये हमारे पास वन वाली टर्म्स एक तरफ, टू वाली टर्म्स एक तरफ आ गई। अब हम एक स्टेप और कर सकते हैं, रो से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो,
तो जैसे ही हम रो से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास इक्वेशन आ गई P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, और इसको हम बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। बाय बाय।